तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। और जब तक आप लोगों का पूरा फार्मूला जब तक मालूम नहीं रहेगा मैथ में, तब तक कुछ करके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला पे बेस क्वेश्चन होता है। जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक क्वेश्चन आप एक भी लगा नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जितना चैप्टर आप लोगों को पूछा जाएगा, उस हर एक चैप्टर का मैं आप लोगों को जितने फार्मूला बनता है सभी फार्मूला लेकर आया हूँ। देख सकते हैं आप लोग, पूरा यहाँ पे इतना सारा पेज में एक एक आप चैप्टर वाइज वो भी मैं आप लोगों को फार्मूला आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस बार आप लोगों को 90% 100% गारंटी है कि आएगी। अगर बस जितना फार्मूला बताऊंगा पूरा फार्मूला अगर याद रहे, इसके बाद क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हमें इस वीडियो पर चाहिए 1000 लाइक, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बावजूद यह सब वीडियो तैयार किया गया है। पूरा फार्मूला लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। तो 1000 लाइक कर दीजिए। और अभी से नोट्स इसका अभी से वीडियो को डाउनलोड कीजिए, या तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट जितने फार्मूले हैं, पूरा का ऑल फार्मूला मैं आप लोगों को ड्राइव करने वाला हूं, और उसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जो आप लोगों का पहला पॉइंट, जो पहला फार्मूला हो, जो कि याद होना ही चाहिए आपको किसी कीमत पे, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो शेषफल होता है 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा, परंतु b से क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। आप लोग भी जानते हैं इसको। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि भाज्य बराबर उसी को a को भाज्य माना है, b को आपका भाजक माना है, q को भागफल और r को शेषफल। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल लिखा जाता है। ठीक है, यह आपका पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए। ये पहला फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज करके ही आप क्या करेंगे कि एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। एचसीएफ वैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो फार्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दोनों संख्या और उनके मसा तथा लसा के बीच संबंध निम्न है। कह रहा है कि कोई भी दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके दोनों संख्याओं के मसा और उन्हीं दोनों संख्याओं के लसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर मैं मालूम कि ए और बी दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के लसा और इन्हीं दोनों संख्याओं के मसा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रश्न को हाईलाइट, मतलब इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां p और q क्या होते हैं, सभाज्य हैं, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको मालूम है कि जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। पूर्णांक आप कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन q वाला जो है, q नीचे जो हर है वहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं आप। उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। आई होप आप लोग जानते भी हैं, इसको बस आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि ये आपका फार्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनना तय होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो वह शांत होगा या तो वह अशांत होगा। तो देखिए शांत और अशांत किस प्रकार होगा। देखिए परिमेय संख्या या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। शांत मतलब कि जो पूरी कट जाए, जैसे 1/2 है तो इसका भाग दिए तो देखिए 0.5 बार में पूरा कट गया तो शांत है। और अशांत में आपका जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वो भी अशांत दो प्रकार का होता है। एक आवर्ती अशांत होता है, एक अनावर्ती अशांत होता है। आवर्ती मतलब कि 0.333 एक ही अक्षर का रिपीटेशन करता जाएगा, उसे आवर्ती कहते हैं। और अनावर्ती का मतलब कि जैसे 0.5782, ठीक है, करनी में 3 का वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा, हर एक अलग अलग अंक आ रहे हैं और ये सब चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसको कहते हैं अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जो शांत हो जाता है उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, जो कि एक ही अंक का रिपीटेशन करता है, उसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हैं। देखिए फिर इसके बाद परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कब? कि यदि q का भाज्य गुणनखंड अगर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप हो, या तो अकेले 2 पे पावर n हो चाहे अकेले 5 पे पावर m हो। अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक करना है तो उसका हर मतलब q का भाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड या तो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का होना चाहिए, या तो अकेले 2 पे पावर n का होना चाहिए, या तो अकेले 5 पे पावर m का होना चाहिए। तो आपका शांत कहलाएगा। अन्यथा कोई भी अलग से आ गया तो समझ लीजिए कि हो जाएगा आपका अशांत। ये आपका शांत कहलाएगा और रहेगा अशांत।
अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो अशांत कहलाएगा, और ये वाला सब रहेगा तो शांत कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए उसको भी मैं लिखा हूँ नोट में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। कब? यदि q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का हो, तो आपका अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। बहुपद तो इस बार है नहीं, तो बहुपद का तो मैं फार्मूला बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुपद इस बार चैप्टर से हट गया है। तो इसके बाद तीसरा चैप्टर में बताने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का फार्मूला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए कह रहा है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि दो चर होना चाहिए। देखिए एक x एक y, दो चर होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी घात उसका एक ही होना चाहिए। एक मतलब रैखिक खोलते हैं उसको, सबसे बड़ी घात एक ही होना चाहिए। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना ही चाहिए। यही आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप लोगों का ये फार्मूला होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, स्ट्रक्चर यही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके में जो याद करना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये ग्राफ है कि सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। सभी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो सरल रेखा को निरूपित करते हैं। ये पूरा ग्राफ आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बात करूं कि यहाँ अनुपातों की तुलना, यहाँ आलेखीय निरूपण लिखिए, या बीजगणितीय व्याख्या है, या संगतता है। इसका मतलब यह है कि अनुपातों की तुलना, अगर कोई भी दो रेखा है तो उन दोनों रेखाओं का अगर मैं निकालूं स्ट्रक्चर अलग अलग, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करूं, तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 से, तो समझ लीजिए उस समय वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, और केवल एक ही हल निकलता है, मतलब अद्वितीय हल निकलता है, और उसके जो संगत होते हैं वो संगत निकाय होता है। संगत क्या होता है? निकाय होता है, मतलब उसका निकाय क्या होता है? संगत निकाय होता है। इसके बाद अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, और ये बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 के, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस समय संपाती रेखा होता है। क्या होता है? संपाती रेखा है, और संपाती रेखा में अनंत हल निकलता है आप लोगों का, और ये भी इसका निकाय भी क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो उस समय समांतर रेखा कहलाता है। उसमें कोई हल नहीं, जब काटेगा ही नहीं तो हल कहाँ से निकलेगा? कोई हल नहीं, तो उसका निकाय क्या होता है? असंगत। तो समांतर रेखा में दो रेखा इस तरह जाती रहेंगी। संपाती मतलब कि एक ही रेखा पे मतलब दोनों चढ़ जाएंगी, और प्रतिच्छेदी मतलब दो रेखाएं आपस को एक दूसरे की जगह इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये होता है। तो दो अलग अलग सरल रेखा दिया रहेगा, तो उसको a1 b1 c1 और एगो का a2 b2 c2 दोनों का निकाल कर तुलना कर लीजिएगा। अगर ये बनेगा तो प्रतिच्छेदित, ये वाला बनेगा संपाती, ये बनेगा तो समांतर। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ग्राफ याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे हम बात कर लेते हूँ यहाँ पे नाव और नदी के बारे में। यहाँ पे एक ठीक क्वेश्चन आता है आप लोगों का नाव धारा के, कि अगर देखिए यहाँ पे या आपका नाव की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये नदी की चाल है, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। जिधर नाव की मतलब जिधर आप लोगों का नाव की धारा के अनुकूल चाल, मतलब कि जिधर आप लोगों को धारा बह रही है नदी की, उसी तरह अगर नाव भी चलेगा तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं अगर विपरीत चलेगा कि नदी इस साइड बह रही है, नाव इस साइड विपरीत दिशा में चल रहा है, और नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस समय नाव की धारा प्रतिकूल जो चाल होती है, विपरीत चाल, उस समय चाल दोनों घट जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, कवर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर भी आप लोगों का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे चैप्टर को लेकर, द्विघात समीकरण को लेकर। द्विघात समीकरण चौथा लेसन है। इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसकी घात क्या हो? अधिकतम 2 हो, उसको मतलब द्विघात समीकरण। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप के सभी समीकरण क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। यदि x स्क्वायर का गुणांक शून्य न हो, तो अगर x स्क्वायर का गुणांक अगर शून्य कर देंगे तो x स्क्वायर का गुणा 0 में होते हैं, तो 0 हो जाएगा पूरा, फिर बच जाएगा आपका bx प्लस c। तो bx प्लस c आपका द्विघात समीकरण थोड़ी होगा, इसमें दो घात बड़ी थोड़ी होगा। तो यही चीज़ है, दो घात बड़ा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे करा है कि जो x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक क्या है? a कभी शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि द्विघात समीकरण के शून्य के बराबर द्विघात समीकरण के मूल। करा है कि द्विघात समीकरण के जैसे शून्य का निकालना है, कोई भी दो संख्या का शून्य का निकालना द्विघात समीकरण का, तो उसकी 0 बराबर करके आप शून्य को निकाल सकते हैं। और द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल भी वही होता है, 0 के बराबर करके निकाल सकते हैं। तो या तो आपको सवाल में पूछे द्विघात समीकरण को शून्य को निकालने के पूछे, या तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के पूछे, सेम वही रहेगा कि द्विघात समीकरण को 0 के बराबर कीजिए और वहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां। देखिए, द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। ये तीनों ही ज़्यादा मोस्ट एमपी है, तो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 100% गारंटी है कि आएगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मतलब यहाँ से bx के रूप में इसको विखंडित कर देंगे अलग अलग, और यहाँ पे कॉमन लेके इसको हल कर देंगे। ठीक है, ये तो गुणनखंड विधि होता है, आप लोग भी जानते हैं, ABC का वैल्यू निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का है यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में तो बहुत ज़्यादा वो 2 ही स्ट्रक्चर चलता है। पूर्ण वर्ग विधि में आप लोगों को मैं बता दूं, पूर्ण वर्ग विधि क्या चलता है। पहले हम लोग x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। x² के गुणांक को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। इसके बाद हम यक्स के गुणांक, जो यक्स का गुणांक होता है, तो यक्स के गुणांक को हम आधा करते हैं। आधा करने के बाद उसका वर्ग करके जोड़ा और क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही 2 नियम चलता है। जब क्वेश्चन बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला है। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि क्या होता है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले आप इससे तुलना करके a के वैल्यू निकाल लें, b के वैल्यू निकाल लें, c के वैल्यू निकाल लीजिए। फिर द्विघाती सूत्र यही होता है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। इस पे bc के वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ डी विविक्त कर, एक फार्मूला होता है विविक्त कर। विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विविक्त कर जो भी पूछेगा तो आप ABC के वैल्यू, आप द्विघात समीकरण स्ट्रक्चर से तुलना करके ABC के वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका विविक्त कर निकल जाएगा। देखिए मूलों की प्रकृति पूछता है, तो देखिए मूलों की प्रकृति पूरा का पूरा विविक्त कर पर डिनोट करता है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा तो कह रहा है कि 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे यदि b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। तो b² माइनस 4ac क्या है, विविक्त कर। अगर विविक्त कर निकाल रहे हैं, अगर 0 से विविक्त कर बड़ा हो गया तो 2 भिन्न वास्तविक हल उसके निकलेंगे, मतलब कि अलग अलग 2 वास्तविक इसके हल निकलेंगे। अगर वही b² माइनस 4ac वही विविक्त कर अगर 0 के बराबर आ गया तो उस समय 2 समान वास्तविक हल होंगे। 2 हल निकलेगा लेकिन दोनों क्या निकलेगा, समान निकलेगा। ठीक है, इसके बाद b² माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से। छोटा होने का मतलब कि माइनस में अगर आ गया आपका विविक्त कर तो 0 से छोटा ही हो जाएगा, माइनस में आ गया तो उस समय कोई वास्तविक हल उसका नहीं निकलता है। तो ये आपका ये भी द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसके इतने ही फार्मूले हैं, और इतना फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं है। इतना पॉइंट अगर याद किए तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के हाथ में है। इसके बाद आपका 5वां है द्विघात निर्देशांक ज्यामिति। 5वां आपका जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए जो कि आपका पहला फार्मूला है दूरी सूत्र का, कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा। जैसे यहाँ P मान लेता हूँ, P का निर्देशांक x1 y1 दिया रहेगा और Q का निर्देशांक x2 y2 दिया रहेगा। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को D से डिनोट करते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा। तो D बराबर फार्मूला होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बस इस फार्मूले पे आप लोगों को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकल जाएगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन बनना तय होता है एग्जाम में। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका कि खंड सूत्र या विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब ये होता है कि अगर P और Q 2 बिंदु है और P का निर्देशांक x1 और y1 दिया है और Q का निर्देशांक x2 और y2 दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई एक बिंदु अलग से आ जा रहा है x और y, और यह बिंदु इन दो रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा ये पूछता है। तो मान लेता हूँ m1 संबंध m2 के रूप में विभाजित करेगा। जब आपको अनुपात नहीं दिया रहेगा तो आप m1 संबंध m2 मान लीजिएगा, और यहाँ से पहले r का निर्देशांक, इसी r का निर्देशांक पूछता है कि x का वैल्यू क्या होगा y का। तो बिंदु r का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो x बराबर देखिए इस m1 का गुणा हम x2 में कर देते हैं, तो m1 गुणे x2 प्लस इस m2 का गुणा हम किस में करेंगे, x1 में। तो m2 गुणे x1, अब बटे में जो अनुपात दिया रहता है m1 प्लस m2, इसको हम लिख देंगे बराबर y बराबर फार्मूला निकल जाता है। अब m1 का गुणा y2 में करेंगे तो y बराबर क्या होता है m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका बिंदु r का निर्देशांक निकल जाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य बिंदु सूत्र को लेकर। देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इस बार रेखाखंड के बिल्कुल बीच में या अगर कोई बिंदु आ जाए, ये बीच में नहीं है, ये आपका जो बिंदु है बीच में नहीं है, कहीं और है, बीच से छुड़ाकर कहीं और रहेगा, तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। लेकिन 2 बिंदुओं के रेखाखंड में एकदम बीच में कोई बिंदु आकर उसको किस रूप में विभाजित करेगा, अगर ये पूछे, अगर बीच में आ जाए तो उस समय इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु r का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो x बराबर x1 प्लस x2/2 बराबर y बराबर y1 प्लस y/2। इस फार्मूले से आप इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि मध्य बिंदु अगर मध्य बिंदु में अगर आएगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, मध्य बिंदु के इधर उधर रहेगा तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपसे पूछेगा इसमें जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब कि अगर
त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया है। जैसे ए शीर्ष है तो उसका x1 y1 एक निर्देशांक दिया है, बी का x2 y2 दिया है, सी का x3 y3, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। उसमें पूछेगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर कोष्टक में y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे अगर उसके निर्देशांक दिए गए हो तो। लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है कि संरेख हो, तब मतलब कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाए तो संरेख होते हैं। तो उस समय संरेख होंगे तब पूछेगा कि आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होगा। संरेख होने का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। तो उस समय यह फॉर्मूला लगता है कि x1 फिर कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। क्योंकि देखिए यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो ये जो 2 यहाँ पे भाग में है तो 2 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आपका यही तो फॉर्मूला उत्पत्ति होगा। तो अगर आपको संरेख ना बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा और निर्देशांक दिया रहेगा तो आप इस पे लगाइएगा, और कहे कि बिंदु संरेख ही हो तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसके 0 के बराबर कर दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला पे लिख के लगा दीजिएगा। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति 5वां चैप्टर था, क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब हम त्रिकोणमिति 6वां जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखने वाले हैं। देखिए 6वां क्या है आपका, त्रिकोणमितीय का परिचय। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक करके आराम से इसको समझिए, आराम से इसको नोट कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज में, देखिए त्रिकोणमिति के परिचय में समकोण त्रिभुज का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति टिकी हुई है क्लास 10th में। तो समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं, यह इसका आधार है, यह आपका लंब है। लंब 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा आपको लंब कहलाती है। तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, देखिए 90 अंश के सामने भुजा तो हमेशा कर्ण कहलाएगा, बदलता है यह चीज, जिसके थीटा देगा, जैसे यहाँ पे थीटा ए को माना है तो ठीक है, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगा। अब इस बार थीटा इसको माना है तो थीटा के सामने भुजा अब यह लंब कहलाएगा। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये थीटा वैल्यू जहाँ अगर सी को मानेंगे तो ये आपका सी को अगर मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, अगर आप ए को मानते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा। बस ये आपका बदलता रहता है, आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ से फार्मूला निकलेगा, ये तो फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। नहीं तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्के का, उस पर याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ये ऊपर वाला आपका साइन का होता है, यह दूसरा वाला आपका कॉस का होता है, तीसरा वाला आपका टेन होता है। फिर उसी तरह ये आपको आगे चलते रहेगा इस तरह। अगर इसका उल्टा करना होगा तो उल्टा कीजिएगा इस तरह। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, फिर कॉट हो जाएगा। ठीक है, जैसे टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये कॉट का वैल्यू हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक का वैल्यू हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका फार्मूला उल्टा होता है। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे तब इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे कोसेक निकालूंगा तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा जो होता है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा है। कॉस हमारे पास आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखिए जो आप लोगों को याद करना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का संस्मरण करने की विधि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मतलब वही शॉर्ट तरीका में लिखा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को निम्न प्रकार से याद किया जा सकता है, लाल बटे कक्के के रूप में तोड़कर। ठीक है, यहाँ पे जो साइन थीटा है वो एल बटे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये आपका कॉस होता है दूसरा सीरीज, और तीसरा आपका क्या होता है टेन। इसी तरह उल्टा जाएंगे तो कोसेक का साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक जो है कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट जो है वो टेन जो है वो कॉट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी हमने बना के रखा है ताकि आप लोग इससे भी नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। चलिए फिर अगला फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर 1 के कोसेक थीटा होता है। इसको फार्मूले को याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 के कोसेक थीटा। तो हम कोसेक थीटा भी आएगा तो उसको मैं 1 के साइन थीटा लिख सकता हूँ। कहीं भी सवाल अगर हल कर रहे हैं साइन थीटा आ गया तो वहाँ अगर उसको आप 1 बटे कोसेक थीटा आराम से लिख सकते हैं, और कहीं पर भी कोसेक थीटा आए तो उसको आप 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को आप 1 बटे कॉस थीटा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद टेन थीटा में भी यही होता है। टेन थीटा बराबर 1 के कॉट थीटा होता है, या तो कॉट थीटा बराबर 1 के टेन थीटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। टेन थीटा देखिए फार्मूला, 2 फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर
कास थीटा बटे के साइन थीटा। ये फार्मूला दोनों बहुत ही ज़्यादा IMP, इसको याद कर लीजिएगा, सवाल हल करने में बहुत मदद करता है दोनों फार्मूला। इसके बाद जो आपको याद करना है वो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए। कमेंट कीजिएगा अगर इसका ट्रिक चाहिए तो मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप इसको निकालेंगे, ठीक है, अन्यथा इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिक में एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग त्रिकोणमिति का जो टेबल है कैसे तैयार करेंगे ट्रिक से। देखिए कोण है, ये 0 अंश है, ये 30 अंश, ये 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश का है। तो साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 अंश का वैल्यू कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह कॉस, कॉस में क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत आप उल्टा लिखते चले जाएंगे। कॉस मतलब 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू 1 कड़ी में 3/2, कॉस 45 अंश का वैल्यू 1 कड़ी में 2, कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 अंश का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस इसको दिखा दे रहा हूँ, तो अब नोट ही कर लेंगे ना आप लोग, नोट कर लीजिएगा। और रही बात इस टेबल को बनाने की, मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि आप लोगों को त्रिकोणमिति का टेबल कैसे ट्रिक के द्वारा कैसे तैयार कर सकते हैं मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ पूरा टेबल को, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, टेबल बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो फार्मूला आप लोगों का है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यह जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आना तय होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कास 90 थीटा बराबर साइन थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा अगर कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, मतलब एक दूसरे के अलग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको नोट कर लीजिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन सभी का तो वहाँ पे तब मैं जिक्र करूंगा, तब तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपने देखा है और ये सारे फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फार्मूला, 3 फार्मूला होता है, तीनों से अलग अलग फार्मूला निकल जाता है। जैसे कोसेक थीटा, थीटा की या तो ये बात अलग है, चाहे पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो कोसेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक ऐसे ही रहेगा, ये कोसेक स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर याद है तो 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो यहाँ से आपने साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए निकाल लिया। इसी तरह कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम लोग फार्मूला रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला, मेन फार्मूला याद कर लेंगे तो 2 तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 10 को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। कहीं भी आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दिखाई देगा तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, चाहे कहीं पे भी 1 है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तब उसमें यूज आता है ये आपको, हालांकि ये फार्मूला है तो आप फार्मूला को याद कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ से दोनों निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, और यहाँ से 1 को इधर ही रहने दीजिए, इसको भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला तभी जस्ट ऊपर वाला ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। फार्मूला याद भी है आप लोगों को, अभी ऊपर जस्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 6वां चैप्टर था, आई होप क्लियर हो गया होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से आपने इसको लिख लिया होगा। इसके बाद आप लोगों का जो 7वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मूला आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जिसमें पहला आपका दृष्टि रेखा, कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, कह रहा है कि जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसा मैं एग्जाम्पल कर बताऊँ कि यहाँ पे अगर मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रही है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो हवाई जहाज से हमारी आँखों से जो हवाई जहाज देख रहा हूँ, ये जो रेखा बन रही है ना, इसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो हमारी आँखों से कोई चीज़ को देखते हैं वहाँ से उस रेखा बनती है जो लाइनिंग, उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंखों से सीधी भूमि के समानांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा का मतलब देखिए, इसका मतलब यहाँ चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आपका पतंग उड़ रहा है, मैं यहाँ पे ज़मीन पे हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस पतंग को, तो ये आपका तो दृष्टि रेखा हो गया। और क्षैतिज रेखा मतलब कि जो भूमि के एकदम सीधी रेखा में ये चीज़ आती है आपको समांतर रेखा में, वो आपका क्षैतिज, तो ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा और ये आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक है, ये बात होती है।
इसके बाद इस चैप्टर का उन्नयन कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्नयन कोड आपको आना ही चाहिए। उन्नयन कोड क्या होता है कि यदि कोई वस्तु या दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा ऊपर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, और इस प्रक्रम में दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है, जिससे वस्तु का उन्नयन कोड कहते हैं। मतलब सिंपल एक चीज़ और है कि किसी वस्तु को अगर देखना है तो हमें सर उठा के देखना पड़ेगा। उस समय हमारे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पतंग का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर पतंग या उड़ रही है, पतंग को मैं देख रहा हूँ तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो दृष्टि रेखा हो गया। हमारे आंखों की जो धरती समानांतर जा रही है वो क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उन्नयन कोड कहेंगे। जब हमें आंख उठाकर देखना होता है तो उसमें उन्नयन कोड बनता है। जब किसी चीज़ को आंख झुकाकर देखना होता है तो अवनमन कोड बनता है, उसका यहाँ पे है। अवनमन कोड किसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है, और इस प्रक्रम में भी दर्शक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है, जिसे हम वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, मैं ऊपर मान लीजिए कहीं भवन की बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वहाँ से किसी कार को देख रहा हूँ, तो हमारी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये मान लीजिए कि भवन है, यहाँ भवन पे मैं खड़ा हूँ, नीचे कार जा रही है, कार को अगर मैं देख रहा हूँ तो सर को हमें झुका के देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे आंखों को सीधे में आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा, अरे क्षैतिज रेखा और हमारी दृष्टि रेखा, इनके बीच ये वाला कोण बनेगा, ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आंख उठाने पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण, आंख झुकाने पर जो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग थे, और आई होप आप इसको क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, और अगला देखते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के हम लोग महत्वपूर्ण आप लोगों के देखने वाले हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के हम लोग महत्वपूर्ण देखने वाले हैं फार्मूला, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके फार्मूले होते हैं। ठीक है, क्या कि पहले वृत्त की परिधि आपको याद होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, इसको याद करिएगा 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² वर्ग इकाई होता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। इसके बाद अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि कहलाती है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2πr²। मतलब ये चारों फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे। फिर देखिए पूछेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, तो πr/2 अब +2r होता है। किसी वृत्त का अगर चतुर्थांश अगर उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और कोई भी वृत्त है उस वृत्त का चतुर्थांश पूछेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा, तो उस समय πr²/4। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी वृत्त का चतुर्थांश लिखें। जैसे कोई वृत्त है और इसको चतुर्थांश 4 भागों में बांट दूंगा, अगर इस एक चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं πr² करके यहाँ से निकाल सकता हूँ किसी भी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछता है, तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि θ/360 × 2πr। ये किसी भी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकाल सकते हैं इससे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो θ/360 πr² का फार्मूला याद कर लगाएंगे, तब जाके आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण में 3/4 भुजा²। ये कुछ फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं फार्मूला, जो कि आपके क्वेश्चन में हमेशा यूज आएंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए, भुजा² होता है। ये आपका देखिए, ये आपका वृत्त है। ठीक है, तो अगर वृत्त में कोई एक जीवा यहाँ पे खींच दे तो ये जीवा उस वृत्त को 2 खंडों में व्यक्त कर देगी। जो छोटा खंड होगा उसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, जो बड़ा खंड होगा उसके दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी तरह त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है, जैसे यहाँ पे केंद्र से त्रिज्या को मिला दिया, एक त्रिज्या और मैंने मिला दिया, तो इन त्रिज्याओं के द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बना है, तो जो छोटा त्रिज्यखंड होगा उसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, जो बड़ा त्रिज्यखंड होगा उसको हम क्या दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछता है, लघु त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए फार्मूला याद रहेगा तो कर लेंगे आप कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ है आपका, ये वाला। अगर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, सबसे पहले πr² से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। इसी तरह अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, πr² पूरा वर्ग का जो आपका है वृत्त है या वर्ग आपको दिखा, अरे वृत्त जो दिखाई दे रहा है, तो वृत्त के जो क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद
नोट में कुछ आपको पॉइंट लिखना है कि यदि थीटा बराबर 180 है तब त्रिज्यीय खंड एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर थीटा की वैल्यू देखिए, कोई भी वृत्त आप लोगों का 360 अंश का पूरा कोण बनाता है, अगर वहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 180 अंश आ जाए तो अर्धवृत्त बनाएगा। तो उसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आप 1/2 पाई आर स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। और कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तब त्रिज्यीय खंड का 1/4 और इसका क्षेत्रफल, अगर देखिए ये चीज़ है, अगर इसको चतुर्थांश में व्यक्त कर दें तो एक आपका कितना अंश का आ जाएगा, 90 अंश का। 90 अंश का आ गया तो 1/4 का यह क्षेत्रफल हो गया। 1/4 का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो उस समय 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है ना आप लोगों का। चलिए उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है, दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड को अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने समझाया, उनके तौर पे लिख दिया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल देगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये वृत्तखंड का अगर मुझे सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, सिर्फ यह वाला का, ठीक है, इसका वृत्तखंड का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा छोटा वाला का, तो पहले मैं त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड जो दिखाई दे रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर और जो भी त्रिभुज बनेगा इसमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दूंगा तो वृत्तखंड का ये छोटा भाग उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा का पूरा ये जो बड़ा आपको पोर्शन ये वाला दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो निकल जाएगा आराम से। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का ये छोटे वाला का निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर पूरा आपके वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर का फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूला। पहला आपका घनाभ और घनाभ, पहला हेडिंग डाली पहले घनाभ, घनाभ में पहला पॉइंट डाला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है यल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और हमेशा घन इकाई में निकलता है। और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये पूरा एकदम आपको याद होना चाहिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणे यल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद घनाभ का अगर विकर्ण निकालना होगा तो घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 गुणे यल इंटू बी इंटू एच, उसमें पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद घन, घन का फार्मूला पूरा याद होना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे यहाँ भुजा है, यहाँ भुजा का स्क्वायर कर देंगे 4a स्क्वायर, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घन का आयतन होता है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर देंगे तो आपका घन का आयतन निकल जाएगा। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कड़ी में 3a, मतलब कड़ी में 3 गुणे जो भुजा दिया रहेगा भुजा को लिख देंगे उसमें गुणा कर देंगे, आपका घन का विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। ये घन के लिए है। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लंबवृत्तीय बेलन। तो देखिए बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेलन आप लोग जानते हैं ना, देखिए बेलन आपका ऐसे बनता है, तो बेलन ये जो पोर्शन नीचे बन रहा है तो वृत्त ही तो बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई या हाइट, इसका हाइट मतलब एच, तो एच मतलब इसको गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस तरह एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, आप इसको हुबहू याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, वृत्त की परिधि और गुणे ऊंचाई, तो वृत्त की परिधि सबको मानो 2 पाई आर और गुणे ऊंचाई मतलब 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों सिराओं का क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे पेन है ना, तो ये पेन का मतलब कि ये जो बाहरी ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है, और दोनों तरफ ये वाला पोर्शन ढक्कन ये वाला पोर्शन दोनों आपको इंक्लूड कर दूंगा तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त की तरह होता है, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सबको मालूम है 2 पाई आर एच होता है, और दोनों सिराओं का क्षेत्रफल तो एक का पाई आर स्क्वायर होता है तो दूसरा का भी पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हमने जोड़ दिया तो ये बन गया 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर वर्ग इकाई। अगर इस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा एच कोष्टक में आर बन जाएगा। तो ये आपका लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है और इसे याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका होता है गोला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोला का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोला का होता है पहला कि गोले का आयतन, गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा इसको। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके बाद दूसरा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। तीसरा होता है खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। ये आपका बड़ी जो खोखले बेलन में जो बड़ी वृत्त का त्रिज्या होगा उसको कैपिटल आर से नोट करते हैं, तो उसकी क्यूब और प्लस छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगा उसका क्यूब घन इकाई होता है। ठीक है, जहाँ आर बाहरी त्रिज्या, देखिए लिखा उन्होंने, जहाँ कैपिटल आर जो है बाहरी त्रिज्या है और जो स्मॉल आर है वो आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। और अर्धगोले का संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लास्ट आप लोगों का इसका लंबवृत्तीय शंकु का। लंबवृत्तीय शंकु का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला है शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, यल बराबर करड़ी में या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल वर्ग इकाई होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद चौथा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी देखें हम लोग कितना है? पाई आर यल। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्त बनाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जुट जाएगा। यहाँ से पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यल प्लस आर बचेगा। तो यह लंबवृत्तीय शंकु का सब कुछ फॉर्मूला था। आई होप आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो लास्ट चैप्टर है आपका सांख्यिकी है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को फॉर्मूला देखने वाले सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का। ठीक है, पहला है माध्य। माध्य निकालने की 3 विधि होती है। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक अप्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि, और दूसरा होता है तीसरा पग विचलन विधि। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ डी। जो x है आंकड़ा है और f जो है बारंबारता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि बराबर होता है कि x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में एफ सिग्मा एफ। ये हमारा यहाँ पे क्या है? कल्पित माध्य है। और d, देखिए d कैसे निकालेगा? तो d हमारा x में से a को माइनस करने पर d निकलता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है? यहाँ x पे बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू में एच होता है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कल्पित माध्य है। और एफ तो सबको मालूम है बारंबारता है। एच आपको वर्ग अंतराल मालूम है, देखिए लिखा हूँ एच बराबर वर्ग अंतराल। यू का वैल्यू कैसे निकलता है? तो यू का वैल्यू एक्स में से जब हम कल्पित माध्य को घटाकर और एच वर्ग अंतराल से भाग देंगे तो यू का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माध्य निकालने का 3 फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए माध्यिका। इसके बाद चलिए प्रति माध्य होगा ना बहुलक। बहुलक निकालने का फॉर्मूला देखिए, बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में 2f1 माइनस 2f0 माइनस f2 इंटू एच। देखिए एल जो है यल बहुलक वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा होती है। ठीक है, ये जब एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को तो बताऊंगा निम्न सीमा बहुलक की कौन है। एच जो है वो वर्ग अंतराल है। और f1 जो है यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाता है। और f0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। और f2 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। ठीक है, ये आप लोगों को बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। चलिए ये देखिए आप लोगों का माध्यक निकालने का। अब माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। देखिए ये आपका माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है। जो यल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, एन जो है एन जो हमारा एच जो है वर्ग अंतराल है। और एन तथा एफ क्या है? तो एन तथा एफ ये आंकड़े दिए रहेंगे। एन मतलब नंबर है, ये नंबर पे पूरा आपका डिनोट करेगा। ठीक है, जब सवाल क्वेश्चन करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा। और सी एफ जो है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है सी एफ। और एफ तो माध्यम वर्ग की बारंबारता कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद में बात करूँ तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला देखिए। समांतर माध्य पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन देगा, पूछेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या।
जितना भी प्रेक्षण दिया रहेगा वो प्रेक्षण किसी प्रकार का भी हो सकता है, उनको योग कर दीजिए और नीचे जितना रहेगा उसका संख्या लिखकर भाग दे दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समांतर माध्यम निकाल लेंगे ना आप लोग आराम से। फिर अब देखिए बहुलक क्या होता है, देखिए कर रहा है कि जो मान आंकड़े में अधिक बार आया तो उसे बहुलक कहते हैं। छोटा छोटा आंकड़ा दे देगा, क्या अलग बहुलक बताइए। तो आप देखिएगा कि बारंबारता किसकी ज़्यादा है, जिस आंकड़ा की अधिक बारंबारता अधिक होगी, जो आंकड़ा अधिक बार आया होगा, ठीक है, वो उसी का बहुलक कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्वेश्चन में जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ, यह कंडीशन अप्लाई होता है। तो आई होप आपको समांतर माध्य क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो फार्मूला है वो है कि आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। ठीक है, आपको नंबर दे देगा और कहेगा कि जब आंकड़े नंबर दे देगा, कहेगा कि इसका माध्यिका निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा कि जब आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या है, कोई आंकड़ा दे देगा और उसको आप जोड़ेंगे, मतलब जैसे आपको दे देगा 2 4 5 इतना दे दिया, तो 1 2 3, तो n बराबर क्या आ गया 3, तो 3 हमारा विषम संख्या है ना। तो अगर इस तरह आपका विषम संख्या आ जाएगा तो उस समय आप लोगों का जो माध्यिका होता है वो होता है कि मध्य पद। तो देखिए मध्य पद कैसे निकलेगा, तो n+1/2वां पद तथा माध्यिका इसका निकालेंगे n+1/2वें पद का मान। ठीक है, यहाँ से आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे जब आपका क्या रहेगा, जब आंकड़ा विषम संख्या दिया रहेगा तो। ठीक है, और जब आंकड़ा n सम संख्या हो तो मध्य पद कैसे निकलेगा, n/2वां पद व n/2+वां पद, इससे माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालेंगे कैसे, पूरा मैं यहाँ फार्मूला इंक्लूड कर दूँ, तो n/2वें पद का मान प्लस n/2+वें पद का मान बटे में 2, यहाँ से आपका माध्यिका निकल जाएगा जब आंकड़े सम संख्या दिया रहेगा तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया। ये पूरा फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने चैप्टर आप लोगों के हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।